हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल के निबंध को पढ़ रहे हैं। भाग 1 के अंतर्गत इस निबंध के सारांश के आधे हिस्से की चर्चा कर दी गई है। आज भाग 2 के अंतर्गत बाकी बचे हुए अंश की मैं चर्चा करूँगी। तो भाग 1 के अंतर्गत मैंने अशोक के फूल निबंध की जिन विशेषताओं का उल्लेख किया है या जिन बातों की चर्चा की है वे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले मैंने बतलाया कि अशोक का फूल जो है उसे भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान प्राप्त है। इसके बाद जो चर्चा की गई थी, काम देवता के तुनीर में जिन 5 पुष्पों को स्थान दिया गया है उनमें से अशोक का फूल भी एक है। यानी भारतीय संस्कृति में इसका बहुत ही महत्व है। कालिदास के काव्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसे सुकुमार्यता का प्रतीक माना गया है। इसके साथ ही साथ ये भी बतलाया गया कि यक्षों ने भारतीय धर्म साधना को नवीन रूप में बदलने का काम किया है। द्विवेदी जी ने बतलाया गंधर्व और कंदर्व दोनों एक ही शब्द हैं, एक ही शब्द के अलग अलग उच्चारण हैं। इसके साथ ही साथ द्विवेदी जी ने यह भी बतलाया है कि हमारे भारतवर्ष में विभिन्न जातियों का आगमन हुआ और इस क्षेत्र में असुर, नाग, यक्ष, गंधर्व विभिन्न प्रकार की जातियाँ आई, शक आए, हून आए। इस प्रकार उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति के विकास में अनेक जातियों का योगदान रहा है। इसके साथ ही साथ द्विवेदी जी ने यह भी बतलाया कि जब कोई स्वर्गीय वस्तु धरती से मिलती है तो वो और मनोहर हो जाती है। भारतीय संस्कृति में अशोक का फूल जो है बड़ी ही पवित्रता और सुकुमारता के साथ वर्णित किया गया है। इसके साथ ही साथ द्विवेदी जी ने यह भी बतलाया है कि जब आर्य जाति भारत में आती हैं, यानी आर्य जाति का जब आगमन हुआ तो उन्हें भी भारतवर्ष में रहने वाली विभिन्न जातियों से संघर्ष करना पड़ा। तो चलिए आरंभ कर रही हूँ अशोक के फूल निबंध भाग 2 के अंतर्गत सारांश का बचा हुआ हिस्सा। देखिए, सर्वप्रथम यक्षों और गंधर्वों में अशोक के वृक्ष की पूजा प्रचलित थी। वास्तव में पूजा तो उसके अधिष्ठाता कंदर्प देवता की होती है। द्विवेदी जी राजा महाभोज के सरस्वती कंठाभरण और कालिदास के मालविकाग्निमित्र के आधार पर मदनोत्सव की व्याख्या की है। मैं जब अशोक के लाल स्तबकों को देखता हूँ तो मुझे पुराना वातावरण प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता है। तो द्विवेदी जी ने बताया कि सर्वप्रथम यक्षों और गंधर्वों में इसकी पूजा होती थी। अशोक जैसे रहस्यमय वृक्ष को पुष्पित करने की प्रक्रिया भी अत्यंत मनोहर है। राजघरानों में साधारणतः रानी ही अपने सनुपुर चरणों से आघात कर इस वृक्ष को पुष्पित करती थी। यानी इस वृक्ष को पुष्पित करने के क्रम में द्विवेदी जी ने बताया है कि राजघराने की जो स्त्रियां होती थी वह सनुपुर यानी पैरों में नूपुर के साथ वो क्या करती थी, अपने पैरों से इस वृक्ष पर आघात करती थी अपने चरणों से, तभी जाकर यह वृक्ष जो है पुष्पित होता था। अशोक के पुष्प का एक विराट और विस्तृत इतिहास मिलता है। इसके साथ ही भारतीय संस्कृति में इसे किस सीमा तक महत्व मिला था इसका अनुमान करना कठिन है। लेखक ने बतलाया है कि समय परिवर्तनशील है, यह दुनिया अत्यंत स्वार्थी है। जहाँ तक मनुष्य का स्वार्थ साधित होता है वह वहीं तक याद रखता है। समय के साथ अशोक के फूल को लोग भूल गए क्योंकि अशोक से अब उनका स्वार्थ नहीं पूरा हो पाता था। लेखक ने यह बताया है कि हम मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है वो स्वार्थ से भरा हुआ है। हम मनुष्य स्वार्थी होते हैं। जब हमें किसी से मतलब होता है तो हम उसको याद करते हैं और जैसे ही हमारा मतलब पूरा हो जाता है हम उसे भूल जाते हैं। तो द्विवेदी जी ने इस बात की ओर इशारा किया है कि मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी होता है। अशोक के फूल को भी लोग समय के साथ भूल गए, जबकि अशोक के फूल का भारतीय संस्कृति में कितना अधिक महत्व था, कितना गरिमा के साथ, कितनी पवित्रता के साथ उसे याद रखा गया था। लेखक की यह धारणा है कि अशोक का पुष्प सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। भले यह मनोहर और रहस्यमय हो, लेखक की भारतीय संस्कृति के साथ अपनी प्रगतिशील चेतना का आग्रह इस निबंध में स्पष्ट ही दिखता है। तो यहाँ पर लेखक ने बतलाया है कि अशोक का पुष्प जो है वो सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है।
इसके साथ ही साथ लेखक की प्रगतिशील चेतना का भी आग्रह यहाँ दिखाई देता है। कोई भी शासन व्यवस्था जनता के रक्त चूसकर जनता के श्रम पर टिकी नहीं रह सकती, क्योंकि समय के साथ सब कुछ एक दिन नष्ट हो जाता है। यही दशा अशोक के साथ हुई। देखिए, वीरों भूत भैरवों काली दुर्गा ने यक्षों की इज्जत घटा दी, दुनिया अपने रास्ते चली गई, अशोक पीछे छूट गया। तो यहाँ पर द्विवेदी जी ने शासन तंत्र की ओर इशारा किया है कि कोई भी शासन तंत्र जनता के रक्त को चूसकर अधिक दिन तक शासन नहीं कर सकता है, और एक न एक दिन वो समय के साथ नष्ट हो जाता है, यानी परिवर्तन आता है। और यहाँ पर उन्होंने यह उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारतीय सभ्यता संस्कृति ने 1000 वर्षों से लेकर आज तक जो विकास को प्राप्त किया है, उसमें अनेक बार उत्थान और पतन आए। यही कारण है कि आज हमारे सामने भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप प्रस्तुत है वह विशुद्ध नहीं है। यदि विशुद्ध कुछ है तो वह है मनुष्य की जिजीविषा। देखिए, द्विवेदी जी ने बताया है कि हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति बहुत पुरानी है। भारतीय सभ्यता संस्कृति के विकास के क्रम में द्विवेदी जी ने यह भी बताया है कि हमारे देश में विभिन्न जातियों का आगमन हुआ, उनकी जातियों ने हमारी संस्कृति को प्रभावित किया है। इस प्रकार हमारी जातियाँ जो है विभिन्न जातियों की संस्कृति से प्रभावित हुई है, इसीलिए आज कुछ भी विशुद्ध नहीं है। अगर कुछ विशुद्ध है तो वह है मनुष्य की जिजीविषा, मनुष्य की जीने की शक्ति, जो हर संकट हर मुसीबत को पार कर लेता है और मनुष्य जीवन में आगे बढ़ता है। लेखक के शब्दों में सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है, शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा यानी जीने की इच्छा है। यह जीवन धारा शाश्वत है, यह निरंतर चली जाती है। लेखक ने बताया है कि मनुष्य की जो जिजीविषा है, मनुष्य की जो जीने की इच्छा है, जो जीने की कामना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ये हमेशा से चली आ रही है और इसी के कारण मनुष्य जो है जीवन में विकास को प्राप्त करता है। ये दुर्दम है। संस्कृति का स्वरूप हमेशा बदलता रहेगा। यक्ष व गंधर्वों के बाद मध्ययुग में मुसलमान भारत में आकर बसे और आज के युग यानी ब्रिटिश साम्राज्य, यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का उल्लेख इसीलिए आया है क्योंकि यह निबंध जिस समय लिखी जा रही थी तो वह ब्रिटिश युग था। तो ब्रिटिश साम्राज्य में व्यावसायिक ईरा आ गई, मध्य युग समाप्त हो गया, परंतु संस्कृति यहीं रह गई, यह भी नष्ट हो जाएगा। लेखक ने बताया है संस्कृति जो होती है वो हमेशा बदलती रहती है, समय के साथ बदलती है। जैसे जैसे लोग यहाँ आए वैसे वैसे संस्कृति जो है बदलती गई। काल देवता निरंतर परिवर्तनशील है, उसकी पदगति अपने साथ कुछ न कुछ लेकर चली जाती है। समय क्या है? परिवर्तनशील है। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। यानी इस संसार में जो कुछ है सब बदल जाएगा, सब जो है विकृत भी हो जाएगा, लेकिन फिर नया रूप धारण करेगा। वह एक अजीब आंधी थी, इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। यानी एक समय ऐसा था जब हमारे देश में बौद्ध धर्म का बोलबाला था, शैव का बोलबाला था, शाक्त का बोलबाला था, लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ? इन सभी का धीरे धीरे पतन हो गया। इस जीवनी शक्ति की दुर्दम अभियान भी बड़ी विचित्र थी। अशोक स्तबक का हर फूल और हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। समय के साथ सब कुछ बदलना उचित है, अतः अशोक को आज वह महत्व प्राप्त नहीं जो पहले प्राप्त था। यह सोचकर उदास होना बेकार है। यानी समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। अशोक के फूल को प्राचीन भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व प्राप्त था, लेकिन आज महत्व प्राप्त नहीं है। इसे सोच करके हम अपने मन को उदास ना करें। मनुष्य की मनोवृत्ति में ही बदलाव आ गया, क्योंकि मनुष्य की जो मनोवृत्ति है वही बदल चुकी है। मनोवृत्ति बदलती रहती है और हमेशा बदलती रहेगी, और मनुष्य की मनोवृत्ति हमेशा ही बदलती है, ये ज़रूरत के अनुसार बदलती रहती है। यदि ऐसा न होता तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाते और मनुष्य का जीना कठिन हो जाता। समय के साथ मनोवृत्ति में बदलाव आवश्यक है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य से अशोक को देखने से मन उदास ही होता है, परंतु ऐसा उचित नहीं है। लेखक बताते हैं कि सब कुछ का बदलना अत्यंत जरूरी है।
और भारतीय संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में जब हम अशोक के फूल को देखते हैं कि प्राचीन संस्कृति में हमारे अशोक के फूल को कितना अधिक महत्व प्राप्त था, लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है, तो हमारा मन बहुत दुखी होता है, हमारा मन बहुत उदास हो जाता है। परंतु ऐसे दुखी होना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। समय जो है हमेशा आगे बढ़ता है। समय का जो पहिया है वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। समय गतिमान है और समय के साथ साथ मनुष्य की मनोवृत्तियाँ बदलती रहती है। तो लेखक को शायद ऐसा लगता है कि हो सकता है प्राचीन समय में हमारे भारतीय संस्कृति में अशोक के फूल को जो महत्व प्राप्त था, आने वाले समय में भी उन अशोक के फूल को महत्व प्राप्त होने की संभावना है, क्योंकि समय परिवर्तनशील है। तो उम्मीद करती हूँ कि अशोक के फूल निबंध आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। जो बच्चे नए हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अधिक जानकारी के लिए स्टडी विथ अंजू मैडम चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।